नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर चाहे वो देश की खबर हो या दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर हो आम आदमी से जुड़ी हुई खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। तो टॉप लाइंस में सबसे पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार जीत तो दर्ज की ही, लेकिन इसके साथ ही अब लगातार सवाल बन रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। हालांकि शपथ ग्रहण को लेकर तारीख फाइनल कर दी गई है। 9 मई को पश्चिम बंगाल के अंदर शपथ ग्रहण होगा। करेंगे विस्तार से बात इस पूरी खबर को लेकर अपने सहयोगी से। लेकर इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है तमिलनाडु से जुड़ी हुई, जहां तमिलनाडु में विजय जो कि नायक से जन नायक बनने का सफर जिन्होंने तय किया है मात्र 2 साल के अंदर, जब पहली बार अपनी पार्टी बनाई और 2 साल के बाद में पार्टी बनाने के बाद में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही एक बड़ी सफलता उन्होंने हासिल की। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई टीवी के नजर आई। और इसके साथ ही एक और प्रमुख खबर राघव चड्ढा से जुड़ी है, जहां राघव चड्ढा वर्सेस भगवंत मान इस समय नजर आ रहा है। हालांकि दोनों ही राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आखिर क्या कुछ वजह है इसके पीछे बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की और पहली और प्रमुख खबर के साथ। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पश्चिम बंगाल के आसनसोल से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, जहां आपको बता दें कि आसनसोल में एक बड़ा बदलाव इस समय देखने को मिला है। सालों के बाद जो एक दुर्गा मंदिर वहां पर बंद था, वो सालों के बाद उस मंदिर को खोला गया है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। और मंदिर खुलने से श्रद्धालुओं में काफी खुशी है। इस समय सालों से ये जो दुर्गा मंदिर है वो बंद पड़ा हुआ था। आसनसोल दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के अगले ही दिन यानी कि आज एक जो मंदिर है उसे खोल दिया गया। अग्निमित्रा पॉल यहां से 40,000 से ज्यादा वोटों से विजयी हुई हैं। तो आसनसोल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दुर्गा मंदिर जो कि सालों से बंद पड़ा हुआ था राजनीति की वजह से, लेकिन अब उस मंदिर को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी है। सालों बाद खुला है दुर्गा मंदिर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल से। और मंदिर खुलने से श्रद्धालुओं में भी काफी खुशी है। और देखिए उस दौरान की तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मंदिर खुलने के बाद जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और पूजा पाठ करते हुए नजर आए, अपने मोबाइल में उन तस्वीरों को कैद करते हुए भी वहां पर श्रद्धालु इस समय नजर आ रहे। दरअसल आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अग्निमित्रा पॉल ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। 40,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने ये जीत दर्ज की है। और ढोल के साथ में ये मंदिर खोला गया, जो कि मंदिर सालों से बंद था, दुर्गा मंदिर। तो इस दौरान की ये तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। मंदिर खुलने से श्रद्धालुओं में काफी खुशी है और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें और न्यूज पंच में सबकी बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में बीजेपी ऑब्जर्वर बने हैं। सबकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा को असम का ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो इसकी सबसे बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा असम में पर्यवेक्षक होंगे और न्यूज पंच में ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बीते कल नतीजे आए और नतीजे आने के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पश्चिम बंगाल के लिए अमित शाह को बंगाल बीजेपी ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया और वहीं जेपी नड्डा को असम का ऑब्जर्वर इस वक्त बनाया गया है। तो पश्चिम बंगाल में अमित शाह होंगे पर्यवेक्षक। तो न्यूज पंच में ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और जब सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल बीजेपी ऑब्जर्वर बने हैं और 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो सस्पेंस इस समय बना हुआ है कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। हालांकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो इससे पहले जो विधानसभा चुनाव के रहे हैं उसमें बीजेपी ने जब चुनाव जीत जाती है उसके बाद में एक नया चेहरा निकलकर कहीं ना कहीं सामने आता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने सीधे तौर पर देखा है। राजस्थान के अंदर हमने देखा, हरियाणा में भी हमने देखा, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में और अभी हाल ही में दिल्ली में भी इसका हमने ये चीज देखी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, इस बात का इंतजार हो रहा था कि पुडुचेरी
में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ऑब्जर्वर की नियुक्ति कब करेगी, और सुबह ही ये संकेत मिल गए थे कि आज ही ये नाम का ऐलान हो सकता है। अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम का ऐलान किया गया है। वो बंगाल में ऑब्जर्वर होंगे और मोहन चरण मांझी साथ में सह पर्यवेक्षक होंगे। इसके साथ ही साथ जेपी नड्डा असम में केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे और नायब सैनी साथ में सह पर्यवेक्षक होंगे। इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने सरकार बनाने की जो कवायद है वो औपचारिक तौर पर उसकी जो प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी है। ये केंद्रीय पर्यवेक्षक जल्द ही जाएंगे पश्चिम बंगाल और असम, जहां पर जिम्मेदारी दी गई है, और वहां उनके मौजूदगी में नेता चुना जाएगा। हम जानते हैं कि पहले से ही एक स्पष्ट संकेत इस बात के रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पूरी जो व्यूह रचना है वो गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में वहां पर एक तरह से पूरा चुनाव लड़ा गया उनकी रणनीति में। और हमने देखा कि उन्होंने कैंप किया था, कई दिनों तक वो लगातार पश्चिम बंगाल में ही रहे थे, और इस बात के संकेत मिले थे कि खुद अमित शाह को ही पर्यवेक्षक बनाया जा सकता है, यानी उनके ही देखरेख में नए नेता का चुनाव पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, यानी अब ज्यादा समय नहीं है। हम देखेंगे कि अगले 2 दिनों के भीतर ही विधायक दलों की बैठक होगी पश्चिम बंगाल में भी और असम में भी, जहां पर विधायक दल का नेता औपचारिक तौर पर चुना जाएगा। और उसके बाद हालांकि सुबह सबिक भट्टाचार्य ने कहा था कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी दिन तय नहीं है, शुभ दिन की वजह से उन्होंने ऐसा कहा था। तो मंथन चल रहा है कि 9 तारीख या 10 तारीख। संकेत यह है कि 10 से पहले असम में भी शपथ ग्रहण हो जाए और पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी पहली बार अपने गठन के बाद, जनसंघ और बीजेपी पहली बार राज्य की सत्ता में इतने बड़े बहुमत के साथ आने जा रही है, वहां पर भी सरकार गठन हो जाए। बिल्कुल। इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं, बेशक शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी को उन्हीं के किले में जाकर हराया, उनका नाम तो सीएम रेस में चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही और भी कई सारे नाम हैं जो इस समय पश्चिम बंगाल में सीएम रेस में इस समय आगे चल रहे, जिसमें 2 महिला नेताओं के भी नाम इस समय शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या अभी तक इसको लेकर कुछ अपडेट मिल पाया है? ये देखिए, अभी इसमें एक कयासबाजी लगाई जा रही है कि बीजेपी कई राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के फार्मूले पर जाती है। उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, आप बाकी मध्य प्रदेश देख लीजिए, बाकी महत्वपूर्ण राज्य देख लीजिए। तो एक कहा जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को मिल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी एक तरह से अटकलें हैं, चूंकि एक महिला चेहरा उप मुख्यमंत्री के तौर पर क्या सामने आएगा, ये बात कही जा रही है। देखिए, रेस सीएम कहना इस तरह से ये ठीक नहीं होगा, चूंकि पूरा फैसला हम जानते हैं कि बीजेपी में सहमति से होता है। और शुभेंदु अधिकारी का नाम इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि 2021 में भी एक तरह से देखें प्रमुख चेहरा थे नंदीग्राम से ममता बनर्जी, यानी मौजूदा निवर्तमान मुख्यमंत्री को उस वक्त भी हराया था, और 2026 में भवानीपुर से हराया है। तो उनका एक तरह से देखें कि उनके नाम की चर्चा है। पिछले 2-3 सालों में एक तरह से वो एक बीजेपी के प्रमुख चेहरे के तौर पर पश्चिम बंगाल में देखे भी जा रहे हैं, जिनको एक तरह से पार्टी की तरफ से आगे किया गया था। अंतिम तौर पर ऐलान तक जरूर बीजेपी में इंतजार होता है, क्योंकि कई राज्यों में सबने देखा है कि चौंकाने वाले नाम या फिर ऐसे नाम सामने आए जिनकी चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में समीक्षक ये मान रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी एक तरह से एक ऐसा चेहरा है, ऐसे चर्चित चेहरा है, और जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में जिस रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ी है उसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम काफी चर्चा में है। इसके साथ ही ये तो बात रही पश्चिम बंगाल की, लेकिन अगर हम असम की बात करें तो असम में तो पूरा जो चुनाव है, जो पूरा इलेक्शन रहा, वो हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर ही लड़ा गया। तो क्या वहां भी बदलाव के कुछ चांसेस नजर आते हैं? जी देखिए, लगातार तीसरी बार असम में बीजेपी सत्ता में लौटी है, और जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने अगुवाई की है असम में, वो एक तरह से एक उदाहरण के तौर पर सामने आई है। और हमने देखा है कि इतनी बड़ी सफलता जब लगातार तीसरे चुनाव में विधानसभा में बीजेपी को हासिल हुई है, तो इस बात की अटकलें लगाना कि कोई और चेहरा होगा, ये एक तरह से कतई उचित नहीं है। चूंकि एक प्रक्रिया होती है कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, केंद्रीय पर्यवेक्षक उसमें मौजूद रहते हैं, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाता है, तो वहां पर फिर शक और शुबहा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई तो सीधे तौर पर अब पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं और बहुत जल्द ही बैठकें होंगी जिसमें साफ होगा कि आखिर असम और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा। औपचारिकताएं जो हैं वो अब धीरे धीरे एक एक करके पूरी की जाएंगी। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि 9 मई को अब शपथ ग्रहण की तारीख जरूर तय हो चुकी है और पश्चिम बंगाल को नया मुख्यमंत्री 9 तारीख को मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष की तरफ से ये जानकारी दी गई, समीक भट्टाचार्य ने खुद ये जानकारी दी है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। लेकिन हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो इसको लेकर तस्वीर अभी कि मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। हालांकि इसको लेकर के अमित शाह को इस समय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है। अब अमित शाह, क्योंकि हमने देखा है कि जब चुनाव थे तो चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह कई दिन तक खुद पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद रहे, पूरी रणनीति उन्होंने तय करते हुए वो इस दौरान नजर आए। और अब पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद में वो खुद अब जाकर के जो तमाम जो विधायक जीत करके आए हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें नेता चुना जाएगा और उसके बाद में मोहर लगी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा पश्चिम बंगाल का। हालांकि चेहरों की अगर हम बात करें तो कई सारे चेहरे इस समय सीएम फेस की रेस में आगे चल रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर अगर हम देखें तो वो है नाम शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम से और उसके बाद 2026 में भवानीपुर से प्रदेश की जो मुख्यमंत्री थी उनको हराया था। लेकिन इसके साथ ही समीक भट्टाचार्य ने जब इसकी जानकारी दी कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। सपना था हमारा सरकार बनेगा, हो गया। अंग बंग कलिंग हो गया। अभी हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी के खिलाफ हमारा कुछ बोलना नहीं है। प्रधानमंत्री जी कल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। तो समीक भट्टाचार्य को आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही सीएम रेस के जो दावेदार हैं वो कौन कौन है एक बार वो भी आपको बताते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है शुभेंदु अधिकारी का, जो कि दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं, मजबूत नेटवर्क है और ममता को सीधी टक्कर देते हुए नजर आए। इसके साथ ही दिलीप घोष, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही पार्टी में मजबूत पकड़ है दिलीप घोष की। अग्निमित्रा पॉल की अगर हम बात करें तो प्रदेश उपाध्यक्ष और साथ ही बेबाक महिला नेता के तौर पर पश्चिम बंगाल में जानी जाती हैं। रूपा गांगुली की अगर हम बात करें तो प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही और साथ ही तेज तर्रार महिला नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। लेकिन इन सबके साथ में एक और नाम है स्वप्न दास गुप्ता, जो कि बड़ा चेहरा है पश्चिम बंगाल में और शिक्षित वोटर्स में खास पकड़ है उनकी। तो ऐसे में ये 5 नाम इस समय आगे चल रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो वो अक्सर एक ऐसे नए चेहरे को निकाल कर लेके आती है मुख्यमंत्री के लिए, जिसको लेकर कहीं चर्चा नहीं हुई, जिसका हम जीता जागता उदाहरण दिल्ली में भी देख चुके हैं, राजस्थान में हम इसका उदाहरण देख चुके हैं, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी हमने देखा। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या पश्चिम बंगाल में भी एक नया चेहरा निकलकर सामने आएगा या फिर जो नाम इस समय रेस में चल रहे हैं उन्हीं में से किसी को मौका दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो चुनाव प्रचार के दौरान खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बात कही गई थी कि बंगाल में जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो मुख्यमंत्री जो भी होगा वो बंगाली ही होगा। ये बात जरूर साफ कर दी गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सीधे तौर पर अब पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं, अमित शाह जी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अब उसके बाद में अब उनकी जिम्मेदारी है विधायक दल की बैठक और पूरी जो औपचारिकता है एक एक करके वो होगी। लेकिन सीएम फेस को लेकर अगर हम देखें तो कई सारे नाम इस समय चल रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल कृतिका जी, और अभी आप एक एक करके जो स्टेट के जो बड़े बड़े नेता हैं, राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य, सुकांत मजुमदार, राहुल सिन्हा, वो सारे, लॉकेट चटर्जी, वो सारे एक एक करके कांग्रेस के ऑफिस में आ रहे हैं। यहाँ पर एक बैठक उनके अंदर एक बैठक चल रहा है और साथ ही साथ जैसे कि आपने कहा कि ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी को और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी को सह ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। आगे चलकर बाकी जो औपचारिकता है वो सारे माने जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो नेता आ रहे हैं उनसे भी जब पूछा जा रहा है कि कौन बनेगा सीएम, तो उनका साफ तरीके से जवाब है कि जो पार्टी तय करेगी वही सीएम बनेंगे। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं जाके शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से जीते हैं, ममता बनर्जी को हराया है, एक बार नहीं 2 बार हराया है, तो साफ तरीके से उनका चेहरा प्रोमिनेंट है। लेकिन ये भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे हर कदम पर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता है। मुख्यमंत्री को लेकर भी यही होगा।
ऐसा ऐसा नहीं होगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। पिछले राज्यों में भी ऐसा कुछ देखने को मिला था, क्योंकि बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ नहीं आई है, बल्कि श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय की राज्य में भाजपा आई है। तो इस राज्य को लेकर भाजपा की अपनी कोई नीति है, अपनी अपनी बहुत सारे सपने हैं। तो उन सारी बातों को लेकर साथ ही साथ, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह जी पहले भी बता चुके हैं कि कोई बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ, बंगला बोलने वाला, बंगाल में बड़ा होने वाला, बंगाल को पहचाने ऐसा आदमी बंगाल का सीएम होगा, क्योंकि एकदम जो बाहरी मुद्दे काटे। और एक अटकलें ऐसे भी सुना जा रहा है कि 6 लोगों का नाम एक फ्रेम में है। तो देखना होगा कि आगे चल के क्या होता है, उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट होता है या नहीं। और दूसरी बात, 2 चीज और है। शपथ ग्रहण 25 बैसाख होगी, 25 बैसाख होगी, क्योंकि कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म जयंती है उस दिन। जो बाहरी मुद्दे को सीधी तौर पे एक बार होगी उसके जरिए। और जो स्टेट सेक्रेटरीट है वो कहाँ होगा, यानी अभी जब वहां का राइटर्स था, राइटर्स को पहले नवान्न लेकर गया था, ममता बनर्जी जब आई थी तब उसको बदला गया था। तो इस बार भी क्या बदल कोई देखने को मिलेगा? तो ऐसा सुना जा रहा है कि नवान्न नहीं भी हो सकता है। और सारे शहर में जो नील, तो फिर अगर आप कल भी कलकत्ता आए, आपको आमंत्रण देता हूँ, इनविटेशन देता हूँ कि कभी कलकत्ता आए तो देखेंगे कि सारी शहर में ब्लू और व्हाइट, नील सरकारी जो भवन है वो भी नील, ब्लू एंड व्हाइट कलर से रंगे हुए हैं। तो उसको लेकर भी काफी राजनीतिक पॉलिटिकल आलोचना हुई है, तो उसका भी एक चेंज होने की संभावना है। ये सब बातें पॉलिटिकल है, इतना कह सकता हूँ, ये सब बातें पॉलिटिकल। चलिए, फिलहाल अगर हम देखें तो बहुत तेजी के साथ घटनाक्रम कहीं ना कहीं बदलता हुआ हमें आगे नजर आएगा, क्योंकि बैठक होगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसको लेकर लगातार आप अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। थलापति विजय जो द्रविड़ राजनीति का नया सितारा बन गया है। विजय बचपन में एक्टर बने, जवानी में सुपरस्टार, और फिर पिछले 2 साल में ही एक पूरी पार्टी खड़ी कर दी। और ना सिर्फ पार्टी खड़ी की, बल्कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते ही तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। विजय ने राज्य के नास्तिक मुख्यमंत्री स्टालिन की 50 साल पुरानी पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके की सियासत को एकदम किनारे लगा दिया है, जिसके बाद अब उनका तमिलनाडु का पहला ईसाई मुख्यमंत्री बनना तकरीबन तय है। और इसके साथ ही नायक से जननायक बने विजय की इस जीत के पीछे कई सारे फैक्टर हैं, और उन फैक्टर्स की करेंगे हम बात। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि टीवीके बेशक एक बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन जादुई आंकड़े की अगर हम बात करें तो उससे अभी ये दूर है। ऐसे में हर किसी की नजर अब टीवीके की अगली रणनीति क्या होगी इस पर है, और कैसे जादुई आंकड़े को वो पार करेगी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं तमिलनाडु में आखिर कौन बनाएगा सरकार, क्योंकि चेन्नई में आज अहम बैठक है। और ऐसे में अहम बैठक के साथ साथ राज्यपाल को पत्र भी लिखा गया, सरकार बनाने का दावा भी पेश किया गया। ऐसे में टीवीके की तरफ से सरकार तो बनाई जा रही है, लेकिन जो जादुई आंकड़ा है उसको कैसे पार किया जाएगा, ये सवाल जो है वो इस समय हर किसी के जहन में है। नवनियुक्त विधायकों से मुलाकात, और इसके साथ ही टीवीके को आपको बता दें कि 108 सीटें मिली हैं, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 118। तो ऐसे में 10 सीटों से दूर है अभी टीवीके बहुमत बनाने से, और ऐसे में 10 एमएलओ का समर्थन इस समय टीवीके को चाहिए। तो देखना होगा कि तमिलनाडु में आखिर कैसे टीवीके ये जो जादुई आंकड़ा है 118 का उस तक पहुंचती है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु में। टीवीके की जब विजय हुई तो उसके बाद में टीवीके का जश्न, और कार्यकर्ताओं के बीच विजय खुद पहुंचे, और ऐसे में परिवार में भी खुशी और जनता का आभार जताते हुए भी विजय इस दौरान नजर आई। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में हम देख रहे हैं कि टीवीके किस तरीके से जश्न मनाती हुई नजर आई। जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो फैंस हैं, वो सब पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए, और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच विजय खुद पहुंचे और धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में तमिलनाडु के अंदर अगर हम देखें तो एक समय विजय युग की शुरुआत हो चुकी है। टीवीके की ये शानदार जीत हुई है, और 108 सीट पर विजय की है टीवीके ने। और डीएमके की अगर हम बात करें तो डीएमके को मात्र 59 सीटें ही मिल पाई हैं, तो वहीं एआईएडीएमके को 47 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में अब फिलहाल अगर हम देखें तो सरकार बनाने की जो कवायद है वो इस समय तमिलनाडु में तेज हो चुकी है, क्योंकि वहां की जो जनता है उसने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही पुरानी जो बड़ी पार्टियों के तौर पर थी
उन दोनों पार्टियों को नकारते हुए सिरे से और सीधे तौर पर जो एक नई पार्टी जो हाल ही में बनी थी 2 साल पहले, उस पार्टी को कहीं ना कहीं पूरा विश्वास जताया है और 108 सीटें इस समय टीवी के जीतती हुई नजर आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ताजा अपडेट के साथ इस समय जुड़ गए हैं निशांत राय। सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आप खुद इस समय टीवी के हेडक्वार्टर पर मौजूद है, किस तरीके का माहौल है वहां पे? और साथ ही जो जादुई आंकड़े की अगर हम बात करें तो वो है 118 और टीवी के पास में इस समय 108 सीटें हैं। आखिर कैसे जादुई आंकड़े तक पहुंचेगी टीवी के, इसको लेकर किस तरह की रणनीति? देखिए कृतिका, सबसे पहले मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। सीटीओ की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर एक्टर विजय की जो गाड़ी है वो निकलते हुए दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, फैंस आए हुए हैं और एक्टर विजय अपने विधायकों के साथ बैठक करके अब यहाँ कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं और उनके फैंस आप देख सकते हैं पेड़ों पे चढ़े हुए हैं, सीटियाँ बजाई जा रही हैं, विजय विजय के नारे लगाए जा रहे हैं। और जो एक चमत्कार हुआ है तमिलनाडु की सियासत में, खासकर द्रविड़ पॉलिटिक्स को जो चुनौती दी है एक्टर विजय ने, उसका असर यह है कि आज विजय को हर कोई मिलना चाह रहा है, हर कोई देखना चाह रहा है। और ये कहा जा सकता है कि 108 का जो जादुई आंकड़ा विजय ने छुआ है, अब इनको 10 और विधायक चाहिए, जो इनके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती भी है, क्योंकि ये डीएमके गठबंधन के जो सहयोगी है, क्या उनको साथ में लेंगे या एआईडीएमके के गठबंधन के सहयोगियों को साथ में लेंगे या एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करेंगे, ये तमाम फैसले विजय के ऊपर है। और ये फैसला जब भी वो लेंगे उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी निकलकर सामने आएगी। अभी का अपडेट ये है कि एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। हालांकि जब तक नई व्यवस्था ना बन जाए तब तक उनको ऑफिस में काम करने के लिए कहा गया है। और ये कहा जा सकता है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन है, खासकर द्रविड़ पॉलिटिक्स करने वाली अगर बात करें स्टालिन की पार्टी डीएमके या एआईडीएमके की, अब पुराने मुद्दे नहीं चलेंगे, नए मुद्दों पर बात होनी चाहिए। युवा, महिला सुरक्षा, ये तमाम व्यवस्था है, इन पर बात करनी चाहिए। और एक्टर विजय का ये संदेश केवल हम ये नहीं कह सकते कि केवल तमिलनाडु तक सीमित है, राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी राजनीतिक दलों को ये सोचना होगा कि अगर आप जनता को किए गए वादे डिलीवर नहीं करेंगे तो जनता किसी नए खिलाड़ी को मौका देने से परहेज नहीं करेगी। बिल्कुल, और इसके पीछे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं परिवारवाद और इसके साथ ही वंशवाद और भ्रष्टाचार, इस तरीके के तमाम आरोप भी कहीं ना कहीं एआईएडीएमके और डीएमके पर लगते हुए नजर आए हैं। और उन तमाम आरोपों को सीधे से किनारे लगाते हुए वहां की जनता ने टीवी को पसंद किया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ ही अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में आज काफी हलचल तेज होती हुई नजर आई, जहां पंजाब की राजनीति में से आए हालिया भूचाल के बाद में अब आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकातों का ये दौर चला। दरअसल राघव चड्ढा का मुख्य उद्देश्य उन सांसदों को निशाना बनाने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध के मुद्दे को उठाना था, राष्ट्रपति से मुलाकात करके, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कुल मिलाकर आगे आगे राघव चड्ढा और पीछे पीछे भगवंत मान, पंजाब की राजनीति में घमासान ये देखने को मिला है। और इन सबके बीच अगर हम गौर करने वाली बात अगर हम देखें तो ये है कि पंजाब में अब भगवंत मान की सरकार जो है वो कुछ ही महीनों के लिए और है, क्योंकि अगले साल पंजाब में चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की शिकायत करने के लिए राघव चड्ढा पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से दिल्ली में जो सियासी पारा है वो बढ़ गया। राष्ट्रपति से मुलाकात करी है राघव चड्ढा ने और इसके साथ ही उनके साथ में अन्य 4 सांसद भी इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। 4 सांसदों को साथ में लेकर के वहां पर पहुंचे थे और पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बदले की भावना से पंजाब सरकार जो है वो इस समय काम कर रही है और पंजाब की सरकार जो है वो चंद महीनों की ही है। ये बात क्योंकि अगर हम देखें तो अगले साल यानी कि 2027 में पंजाब के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में इस तरीके का कहीं ना कहीं जो सियासी पारा है वो इस समय चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के जो सांसद है उनके ऊपर आम आदमी पार्टी ने एक्शन लेती हुई भी इस समय नजर आई है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर राघव चड्ढा ने और क्या कुछ कहा है राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद में। भ्रष्टाचार और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में, भ्रष्टाचारी और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंसकर रह चुकी है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है अब,
उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। आम आदमी पार्टी को त्यागा, भारतीय जनता पार्टी में विलय करी और उसके बाद से लगातार हमारे तमाम सांसदों का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। सबसे पहले वर्ल्ड कप विनर हरभजन सिंह साहब को उनके घर के बाहर देशद्रोही लिखा आम आदमी पार्टी के लोगों ने। उसके बाद हमारे साथी राजेंद्र गुप्ता जी जो पद्मश्री हैं और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पंजाब के मालवा इलाके में चलाते हैं, उस फैक्ट्री को बंद करने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया पंजाब सरकार ने। और हद तो तब हो गई जब हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी जो IIT के प्रोफेसर थे, जिनकी तारीफें करते आम आदमी पार्टी थकती नहीं थी, उनके खिलाफ 2 मिलिशियस और फैब्रिकेटेड FIR दर्ज कर दी। आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अगला टारगेट मैं होऊंगा। अब ये मेरे पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं पहले ही आप लोगों को सूचित कर देता हूं कि कोई मनगढ़ंत मुकदमा ये लोग अवश्य मेरे खिलाफ बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे। और ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख दीपक रावत का। दीपक, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर के पंजाब तक की राजनीति में काफी सियासी पारा जो है वो इस समय चढ़ता हुआ नजर आया। राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करते हुए इस समय राघव चड्ढा भी नजर आया और वहीं पीछे पीछे भगवंत मान भी। अब अगले साल पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। राघव चड्ढा ने सीधे सीधे बड़े आरोप ये लगाए हैं कि जो लोग आम आदमी पार्टी के लिए पहले बहुत संस्कारी हुआ करते थे, वो अब जब पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए तो भ्रष्टाचारी हो गए। आपने कार्रवाई शुरू करी, उनके साथ जो सांसद छोड़ कर आए हैं, मान लिया आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपको किसी ने कंप्लेंट की है, लेकिन ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई जब वो उस पार्टी में थे? तब तो आप चुपचाप बैठे हुए थे, यानी कि आप तब ठीक से सरकार नहीं चला रहे थे। अब आपको सरकार चलाना समझ में आया तो आप इस तरीके के काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर राघव चड्ढा और बाकी जो 3 सांसद उनके साथ गए थे, उन्होंने यही कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो है वो वहां की आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, तमाम जो संस्थाएं उनका दुरुपयोग किया जाता है। तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है पंजाब में? वो तो यही काम कर रही है, लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। संदीप पाठक के खिलाफ आप फर्जी FIR दर्ज कर रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा आप राजेंद्र गुप्ता जो कि पद्मश्री हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने की बात करते हैं। तब आपको ये नहीं दिखाई दिया था जब ये आम आदमी पार्टी में थे। तो सीधे तौर पर बड़े आरोप राघव चड्ढा ने जरूर लगाए हैं। भगवंत मान भी पीछे पीछे राष्ट्रपति भवन गए थे, उनको भी मिलने का समय दिया गया था। भगवंत मान ने भी कहा कि ये जो सांसद चुने गए थे ये आम आदमी पार्टी की तरफ से चुने गए थे क्योंकि जनता ने आम आदमी पार्टी सरकार बनाई थी। ऐसे में राष्ट्रपति को इनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन सीधे तौर पर राघव चड्ढा और बाकी जो 6 सांसद हैं उनका यही कहना है, राष्ट्रपति से उन्होंने यही मांग की है कि ये बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं और राष्ट्रपति को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ रहे। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।